हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारा वीडियो नंबर 65। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं और हम लोग अभी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका आज हम लोग करेंगे पार्ट 3 वीडियो नंबर 65 में। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी अभी तक 80 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 15 के, और आज हम इससे आगे के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो अब तक अगर आपने हमारी कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, यानी कि 64 वीडियोस है वो अभी तक आपने नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ में पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ को आप खुद से डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। सरकारी आर्थिक, फाइनली पहली बार आर्थिक करेक्ट लिखा हुआ है। सरकारी आर्थिक शक्ति के सूचकांक आईजीईपी के अनुसार वर्ष 2009 में भारत का स्थान था। क्वेश्चन ये 2010 का है, तो आईजीईपी के हिसाब से भारत का स्थान 2009 में कौन सा था? दूसरा, 10वां, 5वां या छठा? तो उस टाइम पे भारत का 5वां स्थान था। सरकारी आर्थिक शक्ति के सूचकांक आईजीईपी के अनुसार विश्व की 112 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान वर्ष 2009 में 5वां था, जो कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी क्रमशः पहले से चौथे स्थान पर थे। यानी पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 82, विपन्नता सूचकांक किसी देश की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर का योग होता है। यह सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना ही वह देश जीवन यापन की दृष्टि से विपन्न होगा। नीचे दी गई आकृति में यूरोप के विभिन्न देशों की विपन्नता सूचकांक है। यह है बेरोजगारी की दर, यह है मुद्रास्फीति दर। हमें दे रखा है स्पेन का, ये मुझे दिख नहीं रहा, पर ये शायद बेल्जियम है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी और ब्रिटेन है। उपयुक्त विपन्नता सूचकांक से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? पहला, ब्रिटेन जीवन यापन की दृष्टि से सबसे विपन्न देश है। जीवन यापन, ये इसमें लिखा हुआ था जो जितना ऊंचा होगा उतना विपन्न है, तो ये वाली लाइन तो गलत हो गई, क्योंकि ब्रिटेन सबसे अच्छा होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ था? यह सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना ही वह देश जीवन यापन की दृष्टि से विपन्न होगा। तो ब्रिटेन जीवन यापन की दृष्टि से सबसे विपन्न देश है, ये लाइन तो हो ही नहीं सकती। बेल्जियम और ब्रिटेन के मुकाबले स्पेन में मुद्रास्फीति की दर कम है। क्या बोला हुआ है? बेल्जियम और ब्रिटेन के मुकाबले मुद्रास्फीति की दर कहां पर कम है? स्पेन में कम है। हाँ सही बात है, ये थोड़ी है, इसमें थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, तो ये बात करेक्ट है। इटली और फ्रांस की बेरोजगारी दर लगभग एक सी है। तो इटली और फ्रांस की बेरोजगारी की दर यस लगभग एक जैसी है, ज्यादा तो नहीं पर लगभग एक जैसी है, ये भी बात करेक्ट है। विपन्नता सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना ही मुद्रास्फीति दर भी ऊपर होगी, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, तो यानी केवल सेकंड और थर्ड सही है, तो केवल सेकंड और थर्ड बी में करेक्ट है। 1998 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा लगता है। उपयुक्त तो प्रश्न और चित्र के आधार पर कथन 2 सत्य है, कथन 3 में आंशिक सत्यता प्रतीत होती है। कारण इटली एवं फ्रांस की बेरोजगारी दर में भिन्नता है, यद्यपि यह भिन्नता अत्यल्प है, यानी बहुत कम है। इसके विपरीत इटली और जर्मनी की बेरोजगारी दर लगभग समान है, किंतु उत्तर में ऐसा कोई समूह नहीं दिया गया है, अतः नजदीकी उत्तर विकल्प बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ को सर्वाधिक विकसित पाया गया। ओके, ये हाल ही में कब है? 2006 के करीब। ओके, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा कराए गए हाल ही के एक 20 राज्यों के अध्ययन में यह पाया गया कि भारत में 2002 की अपेक्षा वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार कम हुआ। यह बात हाँ पाई गई थी, यह बात करेक्ट थी। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए मकान बनाने का लक्ष्य ग्रामीण मकानों की कमी का 50% भी पूरा नहीं करेगा। यह बात भी बिल्कुल सच है। तो सही उत्तर के हिसाब से सेकंड और थर्ड करेक्ट है, इसमें भी सेकंड और थर्ड कहाँ करेक्ट है? बी में करेक्ट है, तो इसीलिए ये वाला सही होगा। ये गलत है कि नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक विकसित पाया गया, आज तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विकसित नहीं है, तो अभी तो छोड़ ही दो। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित प्लानिंग एटलस 2005 में 36 प्रमुख संकेतों पर आधारित
समग्र विकास सूचकांक की दृष्टि से प्रदेश में के सर्वाधिक विकसित 5 जिले इस प्रकार घोषित किए गए। पहला था गौतम बुद्ध नगर 413.15 मूल्य के साथ, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा मेरठ, देख रहे सेकंड में ही कितने का गैप है, तीसरा कानपुर और चौथा लखनऊ। ठीक है, पांचवा सॉरी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा वर्ष 2005 में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में वर्ष 2002 की अपेक्षा भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण मीडिया द्वारा बढ़ता कवरेज बताया गया है। भ्रष्टाचार में इस कमी के बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए रिश्वत का सहारा लेता रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में 149 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण की आवश्यकता को पूरी करने की जरूरत प्रदर्शित की गई थी, जबकि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 2009 तक केवल 60 लाख घर बनाने की का ही लक्ष्य था। ये तो आधे से भी कम हो गया ना। यह ग्रामीण घरों की कमी का 50% भी पूरा नहीं कर सकेगा, अतः स्पष्ट 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 84, अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रतिवर्ष करप्शन इंडेक्स जारी करती है। सूची 1 और बी में दिए गए भारत की रैंकिंग के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन से साल कौन सी भारत की रैंकिंग थी। 2004, 2012, 2011, 2010, 87, 95, 94, 85। तो 2014 में 85th रैंक थी हमारी, 2012 में 94, 2011 में 95 और 2010 में 87। ठीक है, यानी रिवर्स में है 4321 ए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत की रैंकिंग वर्षानुसार निम्न है। 2014 में 85, 12 में 94, 11 में 95 और 10 में 87। जनवरी 2021 में जारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2020 में 86 थी, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर है। सोमालिया सबसे नीचे 179 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किस चीज से? शेयर की कीमतों से, म्यूचुअल फंड की कीमतों से, कीमत सूचकांक से या भूमि कीमत से? तो रेजिडेक्स जो है वो भूमि कीमत से रिलेटेड है। रिहायशी आवास के क्षेत्र में मूल्यों के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी द्वारा जुलाई 2007 में सूचकांक रेजिडेक्स की शुरुआत की गई। प्रारंभ में पायलट अध्ययन के तहत 5 शहर बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई को शामिल किया गया। सूचकांक रेजिडेक्स का वर्तमान आधार वर्ष 2017-18 है, जो अप्रैल 2018 से प्रभावी है, जबकि पहला आधार वर्ष 2001 था। इस समय पर सूचकांक में कुल 26 शहर शामिल है, पहले केवल 5 थे, अभी 26 है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो हमने ऊपर देखा हुआ है, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, कब से चालू किया गया था? ये 2007 जुलाई से। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा 2007 आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। कौन से अधिकार की? कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, ये तो है। उपभोक्ता शिक्षा भी है, लेकिन समाज के कमजोर वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, आई थिंक ये नहीं थी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि छूट की बात 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर नहीं की गई थी। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के संरक्षण जो जीवन और संपत्ति के लिए संकटमय हो, ये भी बात सही की गई थी कि जो जीवन के लिए संकटमय है उनका संरक्षण किया जाए, उनसे संरक्षित किया जाए। तो सी वाला पॉइंट नहीं था, छूट देने की बात नहीं थी। भारत का उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 कोपरा होगा ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, शिक्षा संरक्षण के लिए इसे वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट की व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 88, व्यापार और माल निशान एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1955 में, 1956 में, 57 में या 58 में? तो व्यापार एवं माल निशान एक्ट ये जो है किया गया था 1958 में। व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 में पारित किया गया था। इसे माल पर निशान के प्रयोग की धोखाधड़ी के रोकथाम और ट्रेडमार्क के बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया था। मैंने कहा ना ये चैप्टर ही हमारा विविध है, तो हम लोग कई जगह से सवाल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पीओसीएसओ कानून का संबंध है किससे है? पॉक्सो का किससे? तेल कंपनियों से, बच्चों से, लोक सेवकों से या फिर समुद्र से? तो इसका जो है ये है बच्चों से रिलेटेड। ठीक है,
POCSO पोक्सो कानून बच्चों से संबंधित है। इसका पूर्ण रूप क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो 2012 का क्वेश्चन है चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो CSO यहां से कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधनों से पारित हुआ है? 5, 9, 10 या 11? तो भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में 9 संशोधनों के बाद पारित हुआ है। 2013 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में 9 संशोधनों से पारित हुआ था। इस विधेयक का पूरा नाम भूमि अर्जन पुनर्निवास क्या है? व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक 2015। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2015। इंग्लिश में कितना अच्छा नाम है। यह विधेयक लोकसभा में 24 फरवरी 2015 को प्रस्तुत हुआ और 10 मार्च 2015 तक को यह विधेयक पास हुआ। तो 24 फरवरी को प्रस्तुत हुआ और 10 मार्च को यह पास हुआ। 9 बार संशोधन किया गया था, 9 संशोधन लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मराकेश संधि की पुष्टि की है। यह इस संधि का उद्देश्य क्या था? समुद्रिक जैव संसाधनों का विकास करना? नहीं, ये नहीं था। वायु आवागमन सेवाओं का नियमन? ये भी नहीं था। दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों को की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना? हाँ, ये था मार्केश संधि, ठीक है। कोशिका जैविक अध्ययन का प्रोत्साहन भी नहीं था, 2012 की है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2014 को मराकेश संधि की पुष्टि की। इसके साथ ही इस संधि को पुष्टि करने वाला भारत पहला देश बना। मराकेश संधि का उद्देश्य दृष्टिबाधित और मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना है, कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी ऐसी चीजों का क्या हो, प्रकाशन हो, जिनसे वो ज्यादा उनकी रीच बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा उस पर असर डालते हैं? तो अगर मैं जैव विविधता की बात करूं तो जैव विविधता के हिसाब से ये चारों ही आते हैं, सीमा शुल्क, भारतीय, ये सारे ही आते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दिस सी, ए बी 1 2 3 4 यही होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से 12 प्रमुख अधिनियमों का नाम निम्नानुसार है। कौन कौन से 12 है? मत्स्य अधिनियम 1897, खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम 1914, भारतीय वन अधिनियम 1927, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं विपणन अधिनियम 1937, भारतीय कहवा अधिनियम 1942, आयात और निर्यात अधिनियम 1947, रबड़ उत्पादन 1947, चाय अधिनियम 1953, खनन एवं खनिज 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और इलायची अधिनियम 1965। ऑफ कोर्स ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय पेटेंट लागू हुआ वर्ष? भारतीय पेटेंट कौन से साल में लागू हुआ? 1970, 71, 72 या 73? तो ये हुआ 1972 में, ठीक है। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून में संशोधन के प्रश्न का परीक्षण करने और सरकार को तदनुरूप सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति NR अयंगर समिति नियुक्त की थी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार आधार पर लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को बिल पेश किया गया, जो हालांकि व्यपगत हो गया। वर्ष 1967 में एक संशोधित बिल पेश किया गया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित किया गया एवं समिति की अंतिम अनुशंसा के आधार पर पेटेंट अधिनियम 1970 में पारित किया गया। वर्ष 1970 के अधिनियम में अधिकांश प्रावधान 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट 1972 के प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हुए। तो भले ही इसको लागू 1970 में किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से कब हुआ? 1972। तो इसीलिए 72 हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई कब? तो ये 1999, 2000, 2001 या 2002। तो
अंतिम रूप से 2002 में इसको दी गई थी। उसी साल का क्वेश्चन भी था। ठीक है, वर्ष 2002 में भारतीय संसद द्वारा पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 दिसंबर, 10 दिसंबर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 15 मार्च होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार, ये तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक एजेंसी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोला हुआ है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल, सीएसओ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वार्षिक आधार पर प्रकाशित करता है। वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर के एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किसके ऊपर? संपादन के ऊपर, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, जनसंख्या को, या विशिष्ट समस्याओं को? 2008 का क्वेश्चन है। तो गॉडगिल मुखर्जी के अंदर जनसंख्या के ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है। गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के अंतर्गत अधिकतम भार जनसंख्या 1971 को दिया जाता है, जो कि 60% है। 60% 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 25% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 7.5% कर प्रयास एवं राजकीय प्रबंधन के आधार पर, और 7.5% विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा और निरीक्षक यंत्रक सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का न्यूनतम आवंटन निम्नलिखित राज्यों को था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यूपी, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा और बिहार, गुजरात एवं गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली। तो इनमें से यूपी, राजस्थान, एमपी और उड़ीसा और बिहार, इनको तो था। इनका तो मुझे पता है कि इनको तो था, पर बाकियों का नहीं पता। ओके, हाँ ठीक है। वर्ष 2000 में प्रकाशित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में 7.56 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सबसे कम, बिहार में 7.86 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश में 8.05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, राजस्थान में 8.02 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में 8.47 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मिट्टी तेल का आवंटन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? बहनी दरबार, बहनी दरबार होगा ना, ये बहन का बहनी दरबार। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो बहनी दरबार है मध्य प्रदेश का। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। बहनी दरबार समाचार पत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जावा तहसील के डाभोरा ब्लॉक से वर्ष 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र बघेली बोली में प्रकाशित होता है, जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। और पारी में अपने सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए, वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक है? यानी कहां पे सबसे ज्यादा अधिक ग्रीन हाउस गैस का यूसेज है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर चीन? तो ग्रीन हाउस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन है चाइना में 2014 के हिसाब से। प्रश्नकाल तथा बीपी स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के अनुसार भी वर्ष 2019 में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जक देश कौन कौन से? सबसे पहले चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत और फिर रूस। रूस में चौथे नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? 2006, 2005, 2007, 2008? तो छठा वेतन आयोग 2006 की बात है। 2007 का क्वेश्चन है, 2006 का है। जुलाई 2006 में न्यायमूर्ति बीएन कृष्णन श्री कृष्णन की अध्यक्षता में गठित छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 24 मार्च 2008 को सौंप दी थी, जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू मानी गई।
फरवरी 2014 में AK माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू हो गई हैं और हमें पता है इसका फायदा कितना ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 102, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? आगरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद या संत कबीर नगर? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे ख्याल से ये इनमें से किसी में भी नहीं है। ये किसी में भी नहीं है इसमें से। क्या इसका आंसर? इनमें से कोई सा भी नहीं होगा क्योंकि ये ना मेरे को संत कबीर की जगह रविदास समथिंग लाइक दैट। ओके। भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भदोई भदोई संत रविदास नगर में की गई। इसने वर्ष 2001 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया और वर्ष 2005 में इसे ISO 9001/2000 का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यानी कि इनमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहां पर? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। इसकी पहली कल्पना वर्ष 1962 में की गई थी। यह संस्था भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में स्वायत्त शासी समिति के रूप में पंजीकृत है। यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1995 में इसका पुनर्नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति वीपी गिरी के नाम पर किया गया। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय श्रम संस्थान। अब क्या है? वीवी गिरी संस्थान, राष्ट्रीय श्रम संस्थान। क्वेश्चन नंबर 104, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, भोपाल में? तो नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी जो है ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NCAP नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 105, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कवरेज एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं में से मुख्यतः जुड़े हुए उनका संबंध है किससे? अंतरराष्ट्रीय जल विवादों से, बंजर भूमि के उचित उपयोग से, खेती योग्य भूमि की पहचान और उसके विकास से, या फिर भूमि एवं मिट्टी के क्षरण एवं आकर्षण से? तो यह है खेती योग्य भूमि की पहचान और उसके विकास से। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय लैंड यूज एंड कन्वर्जन बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था, जिसे वर्ष 1985 में राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कवरेज एंड डेवलपमेंट कमीशन कर दिया गया। इस आयोग का सर्व प्रमुख जिम्मेदारी खेती योग्य भूमि की पहचान कर उसके विकास के साथ देश की भूमि के समुचित उपयोग हेतु नीतियां बनाना है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ओके। 26/1/1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो उल्टा बोल रखा। वित्त आयोग एक संवैधानिक और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है, और ये RBI वाला जो था वो 1 जनवरी को था 1949। तो कोई सा भी सही नहीं है। प्रश्नगत तो तीनों ही कथन सही नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इन्होंने गैर संवैधानिक बोला हुआ है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, इन्होंने संवैधानिक बोला हुआ है। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, तो ये भी वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी बहुदेशीय संस्था भारत में कार्यरत है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा, या फिर LG? तो LG तो है ही भारत में और सैमसंग भी है ही भारत में। हिंदुस्तान, ठीक है, तो ये दोनों तो है ही। 2 और 4 क्लियर। सैमसंग कॉर्पोरेशन और LG दोनों ही भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु निर्माता भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह ब्रिटिश डच बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर की भारतीय सहायक कंपनी है।
सॉरी, स्वयं में यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। गेस्ट कीन एंड विलियम्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग फर्म है, ना कि एक फार्मा कंपनी। यह भारतीय कंपनी कोलकाता में स्थित है और यह कंपनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो दो हमारी बहुराष्ट्रीय नहीं थी, एक बहुराष्ट्रीय थी। क्वेश्चन नंबर 108, दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 5 से चिन्हित नगरों को इन नगरों में अवस्थित संस्थानों के नाम से सम्मिलित कीजिए। ओके, ओके। केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो पानी के सबसे करीब हो। 5, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। भेड़ या तो 1 या 2 में से कोई एक हो, आई थिंक 1 हो सकता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान 2, नहीं नहीं नहीं, डेयरी वाला आई थिंक 4 में होगा। और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन प्रबंधन, गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए भेड़ वाला, डेयरी होना चाहिए 4, और ये होना चाहिए कृषि विस्तार 1 में होना चाहिए, न्यू दिल्ली के आसपास, क्योंकि न्यू दिल्ली है। 5 to 4, कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। शिट शिट शिट, थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्या हुआ मेरा? डेयरी जो है वो 1 पे होगा और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन ये 4 होगा। ठीक है, ये दोनों तो सही थे, भेड़ वाला तो सही था। ठीक है, ये वाला ये गलत हुआ। कृषि विस्तार चौथे नंबर पे है और यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा डेयरी वाला है। ठीक है, ये गलत हुआ। ठीक है, हाँ गलत हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कुछ। बी करेक्ट है। वर्ष 1947 में केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोचीन में की गई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फर्म हरियाणा के हिसार में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 बेंगलोर में स्थापित है और जिसे वर्ष 1955 में करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है? ठीक है, जेपी मॉर्गन चेस वित्तीय सेवाएं, रॉश होल्डिंग एजी वित्तीय सेवाएं, डब्ल्यू एल रॉस प्राइवेट कंपनी एंड इक्विटी फर्म, या फिर वॉरवर पिंक्स प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो इसमें से ये जो है रॉश होल्डिंग एजी जो है ये वित्तीय सेवाओं से नहीं, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो रॉश होल्डिंग एजी वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख कंपनी है, शेष प्रश्नगत सम्मिलित है। तो एक बी वाला जो है ये गलत है, ये स्वास्थ्य से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, बी एम डब्ल्यू ए जी यूएसए, डॉमलर एजी स्वीडन, रेनॉल्ट एससी फ्रांस, फोक्सवोगन होता है ना इसका, तो वॉक्सवोगन लिखा हुआ है पर फोक्सवोगन बोलते हैं ना, जर्मनी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो अगर इनमें से सही सुमेलित की बात करूं तो रेनॉल्ट, और ये सही है, रेनॉल्ट एस ए जो है फ्रांस और फोक्सवॉगन जो है वो जर्मनी, इनके मुख्यालय सही है। बाकी डॉलमर और ये गलत है। ठीक है, तो ये सही है। बीएमडब्ल्यू एजी का मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। डेलमार एजी का मुख्यालय कोवेंट्री वेस्ट मिड्सलैंड ब्रिटेन में स्थित है। रेनॉल्ट एसए फ्रांस में और फोक्सवॉगन एजी का मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। इस तरह तीसरा और चौथा प्रश्न सही है, मतलब तीसरा और चौथा युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की? मानव संस्थान विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की जो की थी वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर की थी। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 1997 को किया गया था। इसकी प्राधिकृत अंश पूंजी 400 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है।
विकलांग व्यक्तियों के लाभ, आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रम एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, या फिर हैंडलूम उद्योगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वित्तीयकरण नहीं करता है पर्यटन संबंधी उद्योगों का, उनका वो नहीं करता। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीयन करता है। यह पर्यटन संबंधी उद्योगों को छोड़कर उपयुक्त सभी का वित्तीयकरण करता है, यानी बाकी तीनों का करता है, पर्यटन का नहीं करता वित्तीयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित हुई? 1969, 70, 80 या 90? थोड़ी सी गड़बड़ है इसके आंसर में, जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या गड़बड़ दे रखी है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में 1982 में की गई। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालय नदी विकास घटक के कार्यों को भी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंप दिया गया था, तो इसीलिए इसमें यह कंफ्यूजन है। क्लियर हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय उद्यमता विकास संस्थान स्थित है कहां पर? अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली? तो उद्यमता विकास, जहां पर उद्योग की बात आ जाए, अहमदाबाद है भाई। गुजराती भाई से कैसे पीछे छोड़ोगे? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त और गैर लाभ संस्थान के रूप में वर्ष 1983 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। देखो वो सिर्फ भारतीय उद्यमिता है, ये राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास है। ये कहां पर है? नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर या हैदराबाद? तो ये है नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है जो विशेष रूप से लघु उद्योगों और लघु व्यवसाय के उद्यमिता विकास में लगे हुए विभिन्न संस्थानों एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा गठित यह संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह संस्थान 6 जुलाई 1983 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 116, फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची के स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? इनमें से कौन सी जो है वो निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? तो वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। फॉर्च्यून पत्रिका ने ग्लोबल 500 की सूची में 24 जुलाई 2006 को जारी की। इस सूची में एक्शन मोबिल एक्शन मोबिल जो है वो विश्व में पहले स्थान पर रही, जबकि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को विश्व में 500 में से 284 स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2020 में जारी ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट प्रथम स्थान पर रहा, जो कि भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल और ऑयल एंड नेचुरल गैस को क्रमशः 96, 151 और 190 स्थान मिला। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक 221वें नंबर पर, भारत पेट्रोलियम 309, टाटा मोटर्स 309 और राजेश एक्सपोर्ट्स को 462वां भी स्थान प्राप्त हुआ 2021। अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 117, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनी निगम की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, रिलायंस ऑयल इंडस्ट्रीज या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है सबसे बड़ी थी। 2019 2016 दोनों का दे रखा है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों के निगम सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुल राजस्व 5,80,533 करोड़ रुपए थी। इस क्रम में इसने भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ा, जो विगत 9 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर HCL टेक? तो टीसीएस ऑफ कोर्स, इसमें तो बोले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो है ही। वर्ष 2010 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची के अनुसार भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस थी। वर्ष 2020 में भी भारत की सबसे मूल्यवान सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ही रही है। क्वेश्चन नंबर 119, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता? तो इसमें से ये जो है भोपाल में है। इंदिरा गांधी मानव
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई या भोपाल? तो यह है मुंबई में, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन वर्ष 1956 में किया गया। यह आयोग भारत सरकार का एक संविधिक निकाय है जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके 6 जोनल ऑफिस दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में है। ओके, सो इसी के साथ आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 120 तक की है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं पार्ट 3 के अंदर, और आज मैं पार्ट 3 को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच दूर तक पहुंचे। और जैसा मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है, इवन कंप्लेन भी है, तो प्लीज मुझे बताएं। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 65 है, तो बाकी 64 वीडियोस का भी लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग करें। बाकी ठंड बहुत है और बीमारी भी काफी ज्यादा है, तो बी सेफ, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।